एवरीवन, आप सभी का आज का जो हमारा सेशन है बिजनेस की रणनीति, उसमें आप सभी का स्वागत है। एंड हम आगे बढ़े उससे पहले सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि सबसे पहली चीज़ कि आप सभी अपना फ़ोन अनम्यूट कीजिए, जैसे कि म्यूट कीजिए जैसे कि मैंने अभी बताया था, ताकि वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सो विच इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। एंड यस, वो सिर्फ और लास्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स रखने वाले हैं, तो तब जब आपको ये बताया जाएगा कि आपको अनम्यूट करना है, तब जाके आपको अनम्यूट करना होगा। So yes, again on behalf of entire वास्तु फैमिली, श्री राधे डेयरी फार्म फूड्स प्राइवेट लिमिटेड फैमिली के तरफ से मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आज के एक बेहतरीन से इवेंट के लिए, सेमिनार के लिए, जिसका नाम है बिजनेस की रणनीति। यस, तो हम आगे बढ़े उससे पहले जैसे कि हमें पता है कि हर एक चीज़ का कोई सिद्धांत होता है। जैसे वास्तु का भी एक ग्रंथ है जो आपके सामने मैं शेयर अभी फिलहाल करना चाहूँगा। सो मूविंग अहेड, जैसे कि हम सभी को पता है कि हर एक धर्म का कोई ग्रंथ होता है, हमारे कंट्री का भी एक संविधान है, तो इसी तरीके से वास्तु का ग्रंथ है जिसको हम कोर आइडियोलॉजी बोलते हैं। सो हम हमारे किसी भी चीज़ की शुरुआत हम इससे करते हैं। सो बहुत ही जल्दी मैं इससे ये कोर हमारा ग्रंथ है जो आपके सामने रखूँगा। Our core ideology, we will always focus on one common goal, and that is to contribute towards the growth of our nation. To achieve this, we will focus on growth and expansion of our organization. That includes the growth of our team, our channel partners, and stakeholders. This will help us to generate maximum employment for our country. We will always follow common practices of business, pay all our taxes, and fulfill all legal liabilities and responsibilities towards our nation. अब जैसे कि आप में से ऑलमोस्ट काफ़ी जनों को ये पता होगा कि वास्तु क्या विजन लेके चल रहा है, पर जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि वास्तु का जो विजन है वो ये है कि बाय 2022 वी विल अचीव 500 crore turnover. So which means within next 1.5 year we are going to be a company of 500 crore turnover. हमारा जो मिशन है वो ये है कि we will penetrate our products in each home of India. So that is our mission, and BHAG is to achieve 1 lakh crore turnover by 2041. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए ये है, तो तीन चीज़ों हमारे डीएनए में, हमारे रग रग में बसी है, वो यही है, दैट इज सिस्टम, ह्यूमैनिटी एंड कंट्रीब्यूशन। जैसे कि हम सभी को पता है कि जब ये एक बिल्डिंग बनती है, इमारत बनती है, तो उसमें उसके सबसे पहले अगर किसी चीज़ हम बिल्डिंग बनती है तब जो बांधते हैं वो उसके पिलर बांधते हैं, तो इसी तरीके से हमने वास्तु के पिलर डिफाइन किए हुए हैं। या सो जो हमारे वास्तु के पिलर्स है वो ये है, फर्स्ट इज टीम वर्क विद रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड एम्पावरमेंट। सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी बाय बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। थर्ड इज thrive on excellence, we want to give wow experience to everyone. Fourth, we believe in continuous learning. Fifth, one of our pillar is adaptability. Sixth one is ownership, and last but not the least, it's fun is fuel. Yes, now moving ahead, आप सभी को एक इनविटेशन कार्ड दिया गया था जिसमें आपने एक हस्ती की, एक स्पीकर की एक फोटो देखी होगी जिनका नाम है जय लीलावाला। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको इनका देना चाहूँगा। इनको मैं पर्सनली तकरीबन पिछले 5 साल से जानता हूँ, एंड इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन, डाउन टू अर्थ, एज वेल एज कुछ चीज़ें उनके बारे में आपसे आपसे शेयर करूँगा। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोफेशनल स्पीकर ऑफ गुजरात सिंस पास्ट 16 ईयर्स, 16 साल से ये एक प्रोफेशनल स्पीकर है। He is also a founder of award-winning preschool chain of Surat. इनकी एक preschool chain है which is an award-winning school which is और इस chain का नाम है परवरिश, which is a Parvarish International Preschool, which is almost having 4 amazing locations सूरत के अंदर ये cover कर रहे हैं। As well as ये speaker के अलावा एक author भी है, and
उन्होंने एक बुक लिखी थी नर्चरिंग लिटिल ह्यूमंस एंड व्हिच हैज आल्सो वन एन अवार्ड. So and he is also the icing on the cake. He is also awarded as the best debutant author very recently, as well as he is also a business coach and a business consultant where he conducts business management programs across the country, and also he has represented India in World Forum Foundation in Macau in last year itself, 2019, and also he was associated with some leading companies such as Aditya Birla Group, Western India, Future Group, etc. So yes, we have a very renowned and a knowledgeable personality in front of us. So मैं आशा करूँगा, इनफैक्ट मुझे ये पता है कि अगर ध्यान से हमने ये 1 घंटे का सेमिनार या सेशन अटेंड किया जो है बिजनेस की रणनीति, आई एम श्योर हम इस सेशन के बाद कुछ ना कुछ मीनिंगफुल लर्निंग्स यहाँ से लेके जाएंगे जो हमारे बिजनेस में हमको बहुत सारी हेल्प करेगी. सो यस, नाउ वी आर प्रेजेंटिंग यू आवर स्पीकर for the evening, Mr. Jay Leelawala. Over to you, sir. Thank you, Pranav. The mic is okay, right? Yes, yes. Okay. So, first of all, thank you so much, Vastu Dairy, for giving me this opportunity. Thank you, Bhupat Bhai, for this wonderful session. I think मैं आप लोगों को कम देख पा रहा हूँ, लेकिन आप सबको हम सबके बिहाफ पे भूपत भाई और वास्तु डेयरी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, बिकॉज बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कोई वेंडर के लिए या अपने इकोसिस्टम के लिए कुछ अरेंज करता है. सो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मिशन है. जो विजन और मिशन आप लोगों ने पढ़ा उसमें से एक है कि एक बिजनेसमैन हमेशा अपनी इकोसिस्टम के बारे में सोचता है. सो मेरा एक पैटर्न है, बेसिकली मैं जब भी मेरे सेशन चालू करता हूँ तो मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ और उसके बाद उसको कनेक्ट करता हूँ. सो एक छोटी सी स्टोरी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, नहीं दिख रही है, डोंट वरी. और ये जो टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस आ रहे हैं उसमें टेंशन मत करिए, आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है, दैट इज बेटर. ओके, सो आप ध्यान से सुनिएगा. सो एक बार मेरा एक दोस्त है, उसने रिवर फ्रंट फेस एक फ्लैट लिया था और उनका एक रोज चर्चा का विषय हुआ करता था. वो अपनी गैलरी में रोज सुबह कॉफी पीने हस्बैंड वाइफ बैठते थे और ठीक उनके फ्लैट के सामने एक और फ्लैट था और उनकी रोज चाय पे ये चर्चा होती थी कि यार सामने वाले जो फ्लैट वाले हैं ना, थोड़े से मतलब अपने कपड़ों को लेकर के या अपने जीवन को लेकर के सीरियस नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा वो कपड़े उनके मैले नजर आते थे. तो हस्बैंड वाइफ हमेशा बात करते रहते थे कि यार ये कैसे लोग हैं यार. फिर एक बार बीच में दिवाली आती है, दिवाली के बाद वापस एक बार वो चाय पीने बैठते हैं. तो जो हस्बैंड है वो वाइफ को पूछता है शायद तक इन्होंने अपने जीवन के तरीके में कुछ चेंज लाया हुआ है, क्योंकि आज उनके जो कपड़े हैं वो हमें साफ नजर आ रहे हैं. तो तब वाइफ ने ऐसा बोला कि ऐसा है कि हम लोग दिवाली के टाइम पे हमने हमारे सारे कांच वगैरह साफ किए तो हमें पता चला कि उनके कपड़े तो हमेशा साफ ही थे, लेकिन हमारा जो कांच था वो मैला था. ना ये कहानी का जो पूरा सार, अगर मैं गालिब की एक बहुत अच्छी लाइन है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ. गालिब ने बहुत खूब कहा था कि सारी उम्र गालिब यही गलती करता रहा, सारी उम्र गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा. इसको शॉर्ट में मैंने एक सेशन लिया था, वहां मैंने शेयर किया था कि अगर आप अपनी नजर बदलोगे तो आपके नजारे बदलेंगे. सो ये मेरी कहानी और उसका एक छोटा सा सार आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं काम में आएगा कि अगर आपको आपके लाइफ में परिवर्तन लाना है तो आपको आपके नजरिए में परिवर्तन लाना पड़ेगा. नाउ ये जो पूरी परिस्थिति अभी आई है कोविड-19 की, उसको भी देखने का एक नजरिया है. नाउ यही कोविड सिचुएशन में देयर आर वेरी गुड न्यूज. आप अगर ओवरऑल न्यूज चैनल को पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो बिजनेस की न्यूज अगर आप देखेंगे ना तो आपको रियली पता चलेगा कि बिजनेस में बहुत कुछ हो रहा है. अगर आप फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग्स और ये जो भी अभी चल रहा है उसको सिर्फ हटा दोगे ना तो देयर आर लॉट ऑफ गुड न्यूज. सो आज का जो मेरा सेशन है ये आपको 4 चीजों के आजू बाजू नजर आएगा. पहला, इवन ये इतने खतरनाक पैंडेमिक में भी आपके लिए एज अ बिजनेसमैन क्या अपॉर्चुनिटीज है वो मैं शेयर करने वाला हूं. आंकड़ों से बात करूंगा मैं, कोई भी हवा में बात नहीं करूंगा. पॉइंट नंबर 1. सेकंड, आपकी इंडस्ट्री में, जो फूड इंडस्ट्री में, जो मिल्क इंडस्ट्री में और जो घी इंडस्ट्री में आप हैं, उसमें क्या स्कोप है उसके कुछ आंकड़े मैं शेयर करने वाला हूं. आपकी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आंखें खुलेगी आज. और
एक है आप वास्तु के पार्टनर्स हैं आप, ठीक है, उसके अलावा आप एक बिजनेसमैन भी हैं। तो एज अ बिजनेसमैन जब जब मुझे भूपत भाई ने शेयर किया कि हमें हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए और जो सुपर स्टॉकिस्ट है उनके लिए सेशन करना है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग वास्तु की बात नहीं करने वाले। एज अ बिजनेसमैन उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे वो जरूर जय भाई आप देखना। तो वो पॉइंट्स मैंने कवर किए, जो आखिरी के 2 पॉइंट्स है कि ये महामारी के माइंडसेट से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि आखिरी तक देखना। हो सकता है ये सेशन का कोई एक पॉइंट आपको बिजनेस का कोई ऐसा आइडिया दे दे जिससे आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरा बिजनेस चेंज हो सकता है। तो चलिए मैं आपको शेयर करता हूं कि अपॉर्चुनिटीज क्या है। नाउ ये जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, एक कोई भी कस्टमर अपने माइंड में कोई संस्था के लिए, कोई प्रोडक्ट के लिए किस तरीके से अनुभव बनाता है, किस तरीके से अपना माइंडसेट बनाता है। सो कोई भी कस्टमर हमारे लिए तीन चीजें उसके साथ जब होती है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो 3 चीजें हैं, या तो आपके साथ डील करते हुए उसके साथ कोई अच्छी स्टोरी हुई हो, सेकंड, या तो प्लेस इतनी अच्छी है कि वो कनेक्ट करती है आपके कस्टमर के साथ, और थर्ड, आपके साथ का इमोशन। नाउ इंडिया में अपॉर्चुनिटीज क्या है, अगर आपको पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का ट्रेड ओवर मैक्सिमम चाइना के साथ कंपैरिजन होता है हमारा। चाइना बीइंग मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, इंडिया बीइंग अ ह्यूमन रिसोर्स हब ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, नाउ इट इज बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब एज वेल। मैं आपको बता दूं सबको। नाउ ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। चाइना ने ये तीनों पे क्या चीज खराब करी उस पर पहले मैं बात करता हूं। अब देखो, मैं आपको तीनों पे, मेरे पास एक एग्जांपल है। एक कंट्री अपनी किस तरीके से छाप अच्छी कर सकती है और खराब कर सकती है। सो मेरा एक दोस्त था, बीच में दुबई गया था, और दुबई में कोई एक शॉपिंग मॉल में उसका फोन छूट गया, एंड फोन वाज आईफोन। एंड जब वो टैक्सी में बैठा तो उसको एक अचानक से क्लिक हुआ, मेरा फोन नहीं मेरे पास। टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि सर आप चिंता मत करें, आपका फोन जहां कहीं भी है आपको 1 घंटे में फोन आ जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना। हुआ क्या, वो पर्टिकुलर कंट्री में एक घटना हुई जिससे वो कंट्री में आया हुआ कस्टमर हमेशा याद रखेगा कि दुबई में कभी भी डिसऑनेस्टी का काम नहीं होगा, वहां के लोग ऑनेस्ट होते हैं ना। उससे दुबई के लिए इज्जत बढ़ गई। सेकंड, मेरा एक फ्रेंड है, वो मॉरिशस गया था। मॉरिशस में उसको ड्राइव करने का मौका मिला। नाउ यू नो दैट लेफ्ट एंड राइट अलग हो जाता है। सो मॉरिशस में क्या हुआ, दे वर ट्रैवलिंग और एक रोड पे जा रहे थे। तो इंडिया में कैसा होता है ना, अपना जैसे राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो हम लोग ऐसे बाहर से हाथ ऐसे दिखाते हैं और फिर हम लोग मुड़ते हैं। तो एग्जैक्टली वो वही करने गया, और पीछे से अंग्रेज आकर के उसको गाली बक रहा है कि भाई ये इंडिया नहीं है, ये मॉरिशस है, यहाँ मतलब तुम हाथ नहीं, तुम्हें सिग्नल बताना पड़ता है। सो वो उसको एक प्लेस याद रह गया कि भाई यहाँ पे कायदा कानून व्यवस्था बहुत है, मॉरिशस। एंड थर्ड, इमोशन। नाउ आपको इमोशन का सबसे ज्यादा एहसास तब होता है जब इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है। यू नो, इट इज more than a sports, more than cricket, it is more emotion। मतलब आपने वो शायद तक लास्ट वर्ल्ड कप में देखा होगा, वो पाकिस्तानी सपोर्टर था, ओ भाई मारो मुझे, ओ भाई मारो मुझे। आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा कि एक तरफा बदल दिया पूरा एकदम ना। उस पर्टिकुलर क्लिप को आप अगर ज्यादा देखेंगे तो लोगों ने ये फीडबैक दिया था कि पाकिस्तान को वो भले सारी कंट्री से हार जाता, पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीता तो चल जाता, लेकिन इंडिया से नहीं हारना था ना। सेम टू सेम हमारे साथ भी होता है। हम लोग यही बिलीव करते हैं कि यार भले हार जाए लेकिन पाकिस्तान के सामने नहीं हारना है। व्हाट इज दैट? दैट इज इमोशन। ना मैं आपको क्यों ये तीनों चीजें एग्जांपल में क्यों बताई, मैं आपको उसको कनेक्ट करता हूं। देखो, कोई भी कंट्री का बिजनेस ये 3 चीज से जुड़ा हुआ है, प्लेस, स्टोरी और इमोशन। चाइना ने ये तीनों चीज को खराब किया। कैसे? ना जब कोरोना पेंडेमिक आया तो सबसे पहले 2019 में जब पहला केस हुआ नवंबर में, तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि ये पेंडेमिक हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। और उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी नहीं बताया कि ये कनेक्ट हो सकता है। नाउ अगर आप कनेक्ट करोगे तो चाइना ने सबसे तीनों में इंटरेक्ट किया। देखो, उनकी स्टोरी भी खराब हुई, प्लेस तो खराब हुई और साथ में लोगों के इमोशन भी जुड़े। आज के टाइम पे अगर किसी के घर में पैसे की प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट गाली चाइना को दे रहा है।
कि यार ये चाइनीज वायरस की वजह से मेरे घर में ये हालत हो गई। तो आप सोचो, चाइना ने इंडिविजुअली तो लोगों की जिंदगी खराब करी, लेकिन उसके साथ में उन लोगों ने अपने बिजनेस एज अ कंट्री जो बिजनेस हब हुआ करता था उसको भी खराब किया। नाउ यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि चाइना की ये इमेज के कारण उसका डायरेक्ट फायदा इंडिया को हो सकता है और इंडिया में बैठे हुए बिजनेसमैन को हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको दिखाता हूं। नाउ सबसे पहले चाइना के बारे में ऑलमोस्ट जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं उन लोगों ने बहुत मतलब इंटरनेशनल मीडियाज में लोगों ने बोला हुआ है। मैं आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से शेयर करता हूं। नाउ जापान ने रिसेंटली एक फैसला लिया। जापान ने यह फैसला लिया कि चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो हटा के वापस जापान में लाया जाए। ना उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक फंड इंट्रोड्यूस किया और वो चाहते हैं कि चाइना के साथ हमको काम नहीं करना है। नाउ देयर आर कंट्रीज, न्यूज़पेपर में आया था कि मतलब चाइना वर्ल्ड के लिए थ्रेट बन चुका है, मतलब चाइना वर्ल्ड के लिए एक डर साबित हो रहा है। एक और जो एंड्रू स्मॉल करके एक बहुत बढ़िया ऑथर है, उन्होंने, मैं जो बता रहा हूं वो बात उन्होंने बोली थी और इसकी सबसे खतरनाक इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी आज डाउन हो रही है। सो नाउ चाइना के जो भी ये किस्से हुए उसकी डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को कैसे हो सकती है अब मैं आपको शेयर करता हूं। आप इंडियन बिजनेसमैन हैं, देखो सबसे पहला इंडिया का कस्टमर ना सेंटिमेंटल कस्टमर होता है। कुछ भी होता है ना उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट बाइंग सेलिंग पे आ जाती है। मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूं। बीच में आमिर खान ने एक डायलॉग बोला था कि मैं इंडिया में सेफ फील नहीं कर रहा हूं, लोगों ने उसकी पिक्चर देखना बंद कर दी है और ये बात उसने शायद तक 8-9 साल पहले बोली थी। आज भी उसका पिक्चर आता है ना तो व्हाट्सएप पे इमेज आता है, भाई इसका पिक्चर आ रहा है, पता है ना इसको अनसेफ फील हो रहा है। नाउ इंडिया का कस्टमर इतना सेंटिमेंटल है कि तुम इसको एक बार छेड़ोगे ना तो वो जिंदगी भर तुम्हारा प्रोडक्ट लेना बंद कर देगा। चाइना ने जो किया है ना वो जिंदगी भर याद रहने वाली चीज है। इसीलिए एक ट्विटर पे हैशटैग बहुत पॉपुलर हुआ था, #CKMKB। इसका मतलब ये होता है चाइना के माल का करो बहिष्कार, ऐसा होता है। और वैसे आप जो सोच रहे हैं वो भी सही ही है। इसका मतलब ये होता है कि आई मीन चाइनीज प्रोडक्ट का हम लोग इस तरीके से, जैसे मैं आपको कल की बात कर रहा हूं, मैं कल स्टोर पे फोन लेने गया था और वो जो क्रोमा में मुझे फोन दिखा रहा था कि भाई ये सैमसंग है, ये फलाना फोन है, ये वीवो है, ओप्पो है और जियोमी है। मैंने बोला ये तीन को छोड़ के, ओप्पो, वीवो और जियोमी को छोड़ के कुछ भी दिखा मैं ले लूंगा, लेकिन ये तो नहीं लूंगा। आई मीन इतनी हमारे अंदर सेंसिटिविटी है। तो आप देखो कि ये अगर इंडिया का कस्टमर सेंसिटिव है तो अभी राइट टाइम है, राइट टाइम है जब आप हथौड़ा मार सकते हो कि बॉस ये चाइना के प्रोडक्ट्स हैं और ये इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। जितनी भी चीजें, आई मीन मास्क ले लो, सैनिटाइजर ले लो या ऑक्सीमीटर ले लो, ये सारी चीजें चाइनीज प्रोडक्ट अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आज इंडियन कस्टमर 200, 300, 400 रुपया ज्यादा देकर के इंडिया का माल खरीद रहा है। नाउ मेड इन इंडिया इज बिकमिंग टैग। सो फॉर एग्जांपल वासु डेयरी का घी किसी को दे रहे हैं और बाहर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, दैट इज मेकिंग कस्टमर कन्विंस कि बॉस मैं इंडिया का माल बेच रहा हूं। सो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। ये राइट टाइम है जब आप अच्छी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, राइट टाइम है आप कस्टमर को इमोशन के साथ जोड़ सकते हो और आप उसको राइट प्लेस पे अपना माल दोगे तो डेफिनेटली ये राइट मोमेंट है जब महामारी के टाइम पे भी आप अपने कस्टमर को अपने साथ रख सकते हो और बिजनेस को फैला सकते हो। सो ये मेरा पहला पार्ट था चाइना वर्सेस इंडिया। नाउ सेकंड पार्ट, इंडिया कहां जा सकता है ये पेंडेमिक के बाद। नाउ मुझे पता है जैसे पिछली अभी जब लोकसभा हुई तो स्पीकर्स ने बोला कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि कितने धंधे बंद हुए, ये सब बातें मैंने सुनी। मुझे लगा जैसे मैं जो सेक्टर में हूँ, जैसे मैं स्कूल में हूँ तो बहुत सारी स्कूल्स बंद हुई, बहुत सारे दुकान वाले बंद हो गए, स्मॉल बिजनेस में बहुत इंपैक्ट आई। जो छोटी कैटेगरी में जो लोग बिजनेसमैन है उस पर भयंकर इंपैक्ट आई, लेकिन वो भी सबके लिए सीख है ना। अब बिजनेसमैन की दो कैटेगरी हो गई, अभी पैंडेमिक के टाइम की बात कर रहा हूँ। जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे जो सिर्फ देखा देखी में धंधा करते थे, जैसे आपने अच्छी कोई दुकान खुली तो देखेगा अरे यार ये बंदे ने कोई अच्छा धंधा चालू किया, चलो मेरे को भी एंटर हो जाने दो। तो जो लोग सिर्फ देख देख के धंधे में आए थे उनको ये सीख मिल गई कि बॉस धंधा चलाना है तो मुझे मूड़ी चाहिए, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में
मेरा माइंड भी चाहिए, मेरे पास प्रॉपर पैसे होने चाहिए जिसको मैं मेरे धंधे में ऐसे मुसीबत के टाइम पे यूज कर पाऊं। धंधा चलाने के लिए दिमाग चाहिए। ये सारी चीजें लोगों को सीख में मिल गई। तो जो फुल टाइमर्स हैं आप लोगों में से, आप लोगों के लिए अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है कि जो पार्ट टाइमर्स थे ना, ये जो पूरी आंधी आई कोरोना की, उसमें सारे पार्ट टाइमर्स निकल गए। 2020 में एक मंत्र ध्यान रख लेना, 2020 में प्रॉफिट पे फोकस मत करना। ये मत सोचना कि 2020 में मैं कितना रुपया कमाऊंगा। 2020 में मुझे ये ध्यान रखना है कि 2020 में मैं मार्केट में सिर्फ जिंदा हूं, मेरा धंधा चल रहा है कि नहीं, ये मुझे फोकस करना है। ठीक है। सो 2020 दो लोगों को डिवाइड कर देगा। एक जो पार्ट टाइमर्स थे, जो वो निकल गए, और थोड़े बहुत बचे होंगे, जिंदा रहे तो ठीक है, नहीं तो वो भी चले जाएंगे। और दूसरे जो है वो है फुल टाइमर्स। नाउ फुल टाइमर्स जो है आप लोग हैं, जो लोग बिजनेस को टिका के अपने आप मेंटली सेट करके बैठे हुए हैं। सो पोस्ट पेंडेमिक, ये याद रखना, जैसे ये महामारी खत्म हो जाएगी, मे बी 2020 एंड तक और मे बी 2021 की शुरुआत में जब ये खत्म हो जाएगा, धंधा कौन करेगा या मार्केट में कौन रहेगा, कस्टमर किसे याद करेगा, जो इस महामारी में जिंदा है। तो 2020 का आपका प्राइमरी गोल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। 2020 में मुझे सिर्फ मार्केट में टिके रहना है, ये आपका गोल होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आप जीत गए। सेकंड, हाँ, उसका मैं आपको एक और एडवांटेज शेयर करता हूं। देखो, टिके रहोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका एक एडवांटेज। पेटीएम अपनी देश की बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत मतलब अब वेरी वैल्यूएबल कंपनी पेटीएम। नाउ पेटीएम डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे वो ऊपर आए। कैसे? पेटीएम उससे पहले भी चलता ही था, पेटीएम उससे पहले भी वॉलेट ऑफर करता ही था, लेकिन पेटीएम अप साइड पे कब आया? जब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो थी डीमोनेटाइजेशन। जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसने क्लिक किया, वो टिके रहे मार्केट में। पेटीएम ने ये नहीं सोचा कि यार कब इंडिया डिजिटाइज होगा, कब लोग वॉलेट यूज करना चालू करेंगे। दे वेटेड, और उन्होंने वेट किया, उनको मूवमेंट मिला और क्लिक हो गया। सेम जूम एप्लीकेशन या ये जियो मीट जिस पे आप अभी अटेंड कर रहे हैं, ये पूरा सेमिनार, ये किसको पता था यार? पहले जूम ऐप किसी को नहीं पता था। जूम ऐप चलता है यार, बहुत पुरानी ऐप है यार जूम ऐप, लेकिन लोगों को पता ही नहीं थी। जूम ऐप आई कब मार्केट में, जब पॉपुलर कब हुई? जब इस टाइम, जब कोरोना था, लोग बाहर नहीं निकल पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का दौर चला, तब जाकर के। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि 2020 में अगर आप टिके रहे मार्केट में तो भी आपका काम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नाउ इंडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, थोड़ी झलक मैं आपको दिखा देता हूं। ध्यान से सुनना इस आंकड़ों को, और ये आंकड़े सही में आपको बहुत काम में आएंगे। सबसे पहले जिनको ये नहीं पता है कि इंडिया कितना बड़ा इकोनॉमी, में आपको शेयर कर लेता हूं। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप देखो, आज गवर्नमेंट के कुछ आंकड़े मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं कि आज बड़ी से बड़ी कंपनी इंडिया में आकर के बिजनेस करना चाहती है। गवर्नमेंट उनको प्लेटफॉर्म दे रही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन कंपनीज को ही प्लेटफॉर्म दे रही है। मेरे पास आंकड़ों के साथ, और ये सारे आंकड़े गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिए हैं और प्रॉपर सोर्सेज से लिए हैं। पहला पॉइंट ये था कि इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, 5th लार्जेस्ट। सेकंड पॉइंट, 2018 तक हमारा रैंक इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब धंधा करने के लिए जगह सही है कि नहीं, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। उसमें हमारा रैंक कुछ 78 या 79 था, और अभी हमारा रैंक है 63rd। मतलब हम लोगों ने उसमें प्रमोशन लिया, मतलब यहाँ पे आप बिजनेस करना धीरे धीरे आसान हो रहा है। दैट वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड, अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। इंडिया में अब भी रिसेंटली बात कर रहा हूं मैं, 4.6 लाख हेक्टेयर की जमीन गवर्नमेंट ने अलग अलग इंडस्ट्रीज को ऑफर करी हुई है कि वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो। आई एम श्योर आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया है जहां पे गवर्नमेंट सस्ते दामों में जमीनें देती है, वहां पे बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि वो जोन में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आए, रोजगार जनरेट हो और वहां से एक्सपोर्ट हो। तो ये स्पेसिफिक जमीनें अब भी गवर्नमेंट असाइन कर रही है। दैट वाज द सेकंड पॉइंट। एंड द बेस्ट पार्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो।
2018 और 19 में इट इज जस्ट अमेजिंग। आंकड़े तो मतलब आसमान को छू रहे हैं। $51 बिलियन का एफडीआई इन्वेस्टमेंट, आप समझते हो इतनी बड़ी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज से यहां आ रहा है। नाउ ये डेटा क्या बेसिकली प्रूव करता है? डेटा ये प्रूव करता है कि अगर बाहर के बिजनेसमैन को, बाहर की बड़ी बड़ी कंट्रीज को अगर इंडिया में कस्टमर दिख रहे हैं, बाहर की बड़ी बड़ी कंट्रीज को इंडिया में पैसा दिख रहा है, तो यार बॉस हम तो इधर के ही लोग हैं, हम लोग को पैसा क्यों नहीं दिख रहा है? हमको तो मार्केट में जब भी किसी से मैं फोन पे बात करता हूँ, भाई कैसे चल रहा है, तो बहुत मंदी है भाई, पैसा नहीं है मार्केट में। लेकिन इन लोगों को पता नहीं कहाँ पैसा दिख रहा है यार, इन लोगों को तो इंडिया से माल दिख रहा है, पता नहीं कहाँ से दिख रहा है। सो इट इज ऑल, मैंने जब सेशन स्टार्ट किया तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप नजर बदलोगे तो नजारे बदलेंगे। ये वही लोग हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, जिनको पैसा दिख रहा है, इनको पता है कि आज मैं डालूंगा पैसा, उसका 10 गुना 20 गुना मैं करके रहूंगा। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से कि बाहर वालों को धंधा दिख रहा है तो अपने को भी दिखना चाहिए, नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए। ओके, नाउ और कुछ मेजर अनाउंसमेंट। अभी एक रिपोर्ट आया, उसके हिसाब से आई नो 2020-21 का हमारा जीडीपी बहुत स्लो है, और एक तो लोगों को आंकड़े भी पढ़ने नहीं आते, और जो माइनस 23.9 था वो जीडीपी डाउन नहीं था, वो कुछ और डेटा था यार, तो फॉरगेट अबाउट इट। बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा अमेजिंग जाने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 6.7% हमारा जीडीपी होने के पॉसिबिलिटीज हैं। नाउ एक बहुत ही सिंपल बात, आज इतने महीने हो गए, आज हर बिजनेसमैन भूखा है, समझे, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से एक तो 75 दिन हम लोग लॉकडाउन रहे, वहां धंधा था नहीं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आप लोग फूड इंडस्ट्री से हैं तो डेफिनेटली आपका मीटर चालू था, बट देन ओवरऑल मोर और लेस बिजनेसेस जो थे वो स्लो थे। उसके बाद 3 अनलॉक हुए, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, उसके बाद धीरे धीरे खुला मार्केट। सो एक लंबा अरसा हो गया, 6-7 महीने का टाइम हो गया, आई मीन 6 महीने अभी हमने कोरोना के कंप्लीट किए, उस टाइम तक सारे के सारे बिजनेसमैन भूखे हो चुके हैं। अब लोगों को घर में कंटाला आ रहा है, अब लोगों को लग रहा है कि भाई मैं कब बाहर जाऊं, कब दिवाली यार मैं शॉपिंग करने जाऊं, कुछ पैसा स्पेंड करूं। इसी तरीके से बिजनेसमैन भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कब अब मार्केट खुले। तो जब मार्केट खुलेगा ना, तो इतना धूम धड़ाके से खुलेगा कि बिलीव मी कि लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा कि भाई ऑफिस छोड़ के मैं घर आऊं। रीजन यही है कि जब इकोनॉमी, ऐसा बोलते हैं ना, वो स्प्रिंग जितना दबाओगे उतना ऊपर उछलता है, वैसे इकोनॉमी दबा हुआ है, और जितना इकोनॉमी दबा हुआ है उतनी ही तेजी से उछलने वाला है। 6.7% ये नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ का एक एडवांटेज, गवर्नमेंट इज टॉकिंग विद 1000 फॉरेन फर्म्स, 1000 फॉरेन फर्म्स के साथ बात कर रही है गवर्नमेंट, और वो फर्म्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू इंडिया। सो उससे क्या फायदा होगा हम लोग और क्या नुकसान हो सकता है? देखो, 1000 कंपनी जब भारत में आएगी, फॉरेन कंपनीज सबसे पहली बात अपने इनोवेशन के साथ आएगी, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, वो अपना कल्चर लेके आएगी। इसका सबसे मतलब नुकसान अगर हो सकता है वो बिजनेसमैन को हो सकता है जो एक बंद रूम में अपने आप को बादशाह समझ रहा है। यू नेवर नो कि कौन सी बड़ी कंपनी आकर के डिस्ट्रप्शन कर दे। सो ये टाइम है कि जब हम लोग अभी से बाहर कंट्रीज में क्या क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वो सीखे, और वो जब आते हैं तो वो जो चेंज लेके आ रहा है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लें और उस तरीके से धंधा करना हम लोग चालू करें। सो ये चैलेंजेस आ सकती है जो मैंने आपको एडवांस में बता दी। नाउ दिस वाज द इंटरनेशनल इन्वेस्टर डेटा, जो ये बता रहा है कि 2018, 2017 ये पिछले 4-5 सालों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ा ही है, और एकदम पक्की बात है। अगेन मैं ये बता रहा हूं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में पैसा नजर आ रहा है तो इंडियन बिजनेसमैन को तो पैसा नजर आना ही चाहिए। मार्केट में मंदी नहीं है, मगज में मंदी है, याद रख लेना। वापस रिपीट कर रहा हूं, मार्केट में मंदी नहीं है, हमारे दिमाग में मंदी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपको कहीं से भी स्कोप मिल जाएगा, आप कहीं से भी धंधा करोगे। लेकिन अगर आपको मंदी नजर आ रही है तो आप कहीं अच्छी के अच्छी जगह बैठे होगे तो भी आपको वही नजर आएगा कि भाई मार्केट में मंदी है। ओके, ना उसका एक बेस्ट एग्जांपल मुकेश भाई, ना मैं आपको बता दूं, ये मंदी के माहौल में आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग पेपर पढ़ते ही होंगे कि ये मंदी के माहौल में ये भाई साहब ने जियो प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया था उसका कुछ परसेंटेज शेयर बेच करके, आई थिंक 10 to 20% उसने बेचा, और वो भाई साहब ने 67,000 करोड़
लेके आया। मंदी के माहौल में जब हम लोग घरों में थे, मंदी नहीं बोलूंगा मैं, महामारी बोलूंगा, जब हम लोग लॉकडाउन में थे, जब हम लोग घर पे बैठ करके नेटफ्लिक्स चिल कर रहे थे, तब ये भाई साहब धंधा कर रहा था और तब ये भाई साहब 67,000 करोड़ अपनी कंपनी के लिए लेके आया था। उसको धंधा ही दिखा भाई, उसको धंधा ही दिखा कि बॉस इस टाइम पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जब मैं धंधा कर सकता हूँ, मार्केट इज रेडी फॉर मी। सो ये देख लीजिए, अगर मार्केट में मंदी है तो पता नहीं इसके मार्केट में क्यों मंदी नहीं है। ओके, सो मैं ये मंदी वाला और कोरोना वाला जो टॉपिक है कंप्लीट कर रहा हूँ ये स्टेटमेंट के साथ, और ये अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, कि इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टीज लाइज अपॉर्चुनिटीज। मतलब आप जिस टाइम पे दुविधा में होंगे ना, वहीं से कुछ इन्वेंशन निकालोगे। दुविधा में रहोगे ही नहीं तो इन्वेंशन आएगा कहां से? सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर नया होगा कब? अच्छा नहीं चल रहा है तो आप बिजनेसमैन हैं, आप नहीं चल रहा है उसमें से कुछ निकालोगे। मैं आपको एक बुक रेकमेंड कर रहा हूं, जरूर पढ़ना। आगे मैं रेकमेंड करने वाला अभी कर लेता हूं। एक बुक है बहुत ही पुरानी, नेपोलियन हिल की बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच, विचारे और धनवान बने। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, आप देख लीजिएगा आपके स्टेट में। ये बुक में लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू यू एड टू योर सोसाइटी। इसका मतलब ये होता है कि आप पैसा कितना कमाते हो वो डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस से सोसाइटी में क्या वैल्यू ऐड करते हो। ये राइट टाइम है बॉस, ये राइट टाइम है जब आप इतनी डिफिकल्टीज में भी, आप प्रॉब्लम में से भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो कि भाई ये प्रॉब्लम है ना, मैं सॉल्यूशन देता हूं उसका। और आज कस्टमर पैसा जुटाने बैठा हुआ है, बिलीव मी, उसको एक अच्छा प्रोडक्ट नजर आया, वो पैसा डालेगा, ये पक्की बात है। यू नो व्हाट, जब स्विगी और जोमेटो जब आए थे मार्केट में, ये पानी ही है, स्विगी और जोमेटो जब मार्केट में आए थे तो लोग बोलते थे यार कौन, रेस्टोरेंट तो हमारे बाजू में, कौन ऑर्डर करेगा, ये स्विगी जोमेटो सब इंडिया में फ्लॉप हो जाएगा। आज की डेट में महामारी के टाइम पे भी स्विगी और जोमेटो, आपने ऐड देखा होगा, स्विगी ने लॉकडाउन के बाद 1 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर दिए। 1 करोड़ से ज्यादा एक ऑर्डर पे। अगर उसने 100 रुपया कमाया होगा तो 100 करोड़, 1 करोड़ पे 100 रुपया, एक ऑर्डर पे अगर 100 रुपया कमाया होगा तो 100 करोड़ रुपया उस आदमी ने लॉकडाउन के बाद कमाया। तो आप सोचिए, हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी है। आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं या अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। सो ये मेरा स्टेटमेंट याद रखिएगा प्लीज। नाउ अभी मैं आपके इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं कि आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद फूड इंडस्ट्री। तो ये गवर्नमेंट की साइड से, फूड साइड से लिया हुआ ये डेटा है जो ये बता रहा है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इंडिया का फूड मार्केट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड मार्केट इन द वर्ल्ड। मतलब ये हुआ कि हम लोग बहुत खाते हैं और खाते रहेंगे, पता नहीं हम लोगों को, मतलब अभी मुझे सेशन के पहले भूख लगी थी इस तरीके से, I mean, हम लोग कुछ नहीं होता तो भी हमको लगता है यार कुछ खा लेते हैं यार अभी, हम लोग वैसे लोग हैं। तो इसीलिए इंडिया का फूड मार्केट जो है ना वो हमेशा अच्छा ही रहना है, बिकॉज हम लोग खाते पीते घर के लोग हैं। सेकेंड, 1.3 बिलियन कंज्यूमर आने के चांसेस हैं और फूड प्रोसेसिंग में भी 100% FDI इंडिया का गवर्नमेंट सोच रहा है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट डेटा मैं शेयर कर रहा हूं फूड से। अब हम लोग आते हैं मिल्क इंडस्ट्री पे। ओके, नाउ मिल्क इंडस्ट्री ये बोल रहा है कि हम लोग, ये मिल्क इंडस्ट्री कितना करोड़ रुपए का है पहले बता देता हूं मैं आपको। 10,527 बिलियन, इतना बड़ा इंडस्ट्री है। और हम लोग कितना दूध पीते हैं वो भी मैं आपको शेयर करता हूं। हम लोग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गाय का दूध पीते हैं, पहला पॉइंट। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गाय का दूध पीने वाले इंडियंस हैं। प्रोडक्शन में भी हम लोग आगे हैं। जो हमारा कंजम्पशन है वो है 77.7 मिलियन मैट्रिक टन्स, और उसके बाद 33 यूरोपियन कंट्रीज आती है। ये रहा, ठीक है, चलो। सो अगर हम लोग देखेंगे ना तो हमारा कंजम्पशन इतना ज्यादा है काउ मिल्क का कि इसका कोई किसी कंट्री के साथ कंपैरिजन ही नहीं है। तो अगर आप ये इंडस्ट्री में भी है ना, मिल्क इंडस्ट्री में, तो भी आपकी चांदी ही चांदी है
क्योंकि इंडिया भी दूध पीना कभी बंद नहीं करेगा। तीसरा अब मैं घी इंडस्ट्री पे आता हूं। नाउ घी इंडस्ट्री इज अबाउट ओके एनीवेज मैं बोल देता हूं। घी इंडस्ट्री का मार्केट है 4,653 बिलियन रुपीस। 4,653 बिलियन रुपीस ये घी मार्केट है। ना ये डेटा क्या बेसिकली शेयर करता है, मैं आपको ये बता देता हूं। ये डेटा ये दिखा रहा है कि बॉस ये पूरा महासागर है। फूड इंडस्ट्री, दूसरा मिल्क इंडस्ट्री और तीसरा घी इंडस्ट्री, ये तीनों तीन ना महासागर है, महासागर। अब 4,653 करोड़ ये छोटी अमाउंट है क्या? आपका अगर आप सुपर स्टॉकिस्ट हैं वास्तु के तो आप ईयर में कितना टर्नओवर करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप सोचिए अगर ये इतना बड़ा महासागर है जिसमें इतना धंधा हो रहा है और इतने पॉसिबिलिटीज है, तो आप सोचो आप कितना कर रहे हो। सो ये बहुत बड़ा महासागर है। मैं तो आपको पूरे फूड इंडस्ट्री की बात कर रहा था, लेकिन सिर्फ मैं अगर घी की बात करूं ना तो घी में इतना पोटेंशियल है 4,653 बिलियन रुपीस। आपका कितना बिलियन टर्नओवर है आप वो चेक कर लीजिए। तो घी खाने वाले लोग तो है ही, मार्केट में पड़े हुए हैं जो मार्केट में घी खा रहे हैं। आप कितना खिला रहे हो ये आपके ऊपर है, आप कितना बिजनेस कर रहे हो ये आपके ऊपर है। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द थर्ड टॉपिक नाउ। सो अब तक मैंने आपको ये शेयर किया कि इंडिया का इकोनॉमी कहाँ जा रहा है, इंडिया का मार्केट कैसा है, चाइना ने कैसे रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट किया, फिर हमारा इंडस्ट्री कहाँ जा रहा है, ओवरऑल इंडस्ट्री क्या कर रहा है, बेस्ट डील क्या आई ये महामारी के टाइम पे। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट टिप्स दे रहा हूँ जो आपको फॉलो करनी है राइट अवे। मतलब आप जैसे ये सेमिनार से फ्री होते हैं आप इस टिप को फॉलो करना चालू कर देंगे, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन आना चालू हो जाएंगे। सो सबसे पहला, अगर आप में से कोई लोग न्यूज चैनल को देखते हैं तो प्लीज न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए। अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कोरोना का अपडेट जो है वो देखना बंद कर दीजिए। अगर आपने किसी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप को या कोई प्रोफाइल को सब्सक्राइब किया हुआ है जो कोरोना की अपडेट्स दे रहा है उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप जब तक वो माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे बहुत कोरोना है बहुत कोरोना है बहुत कोरोना है, तब तक काम नहीं होगा। हावेवर सेफ्टी पूरी रखिए। आप जो गवर्नमेंट बता रही है और जो भी ये महामारी के रिलेटेड जो भी सेफ्टी पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखिए, मास्क लगा करके रखिए, बाहर जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सतर्कता हमेशा रखिए। बाहर से आप घर में आते हैं नहा धो लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप अगर बैठे रहोगे कि नहीं अब तो 1-2 महीने के बाद मैं फ्रेश स्टार्ट करूंगा, जब वैक्सीनेशन आ जाएगा, जब कोई दवा जाएगी चालू करूंगा, तो गए काम से बॉस, कुछ नहीं होना है। सो अभी राइट टाइम है, अभी धीरे धीरे मार्केट ओपन हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, आप सावधानी रखें, आप सतर्कता रखें, लेकिन बाहर जाइए, चालू कर लीजिए। नेगेटिव न्यूज को आप देखोगे, जैसे आप सुबह उठ के यही पढ़ोगे कोरोना में आज 20 लोग मर गए मेरे एरिया में, तो वैसे ही आप बाहर नहीं निकल पाओगे कि मेरा क्या होगा। इट्स ओके, आई मीन जाना तो है ही एक दिन, लेट्स अज्यूम दैट कि मैं सावधान रहूंगा, बस दैट्स इट। ओके, दूसरा, आप जब आप अपने दोस्तों को सगा वाले को मिलते हो, क्या होता है पता है, ऐसे टाइम पे बहुत टाइम के बाद दोस्त मिल गए, डिस्कशन हो रहा है, मतलब बैठे हुए चाय की टपरी पे बात कर रहे हैं। बात किस चीज की कर रहे हैं? अरे कोरोना में मेरे यहाँ 1 मर गया, वहां 2 मर गए, हमारे यहाँ तो 20 लोगों को कोरोना एक साथ में आ गया। बात क्या कर रहे हैं? कोरोना की बात कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस में बैठे हैं, कोई मीटिंग चल रही है, बात ही कोरोना से चालू हो रही है कि क्या हुआ आपके घर में, सब ठीक वगैरह वगैरह। सो आप एक तो न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, न्यूज अपडेट्स बंद कर दीजिए। व्हेनेवर नाउ यू आर मीटिंग प्रोफेशनली और पर्सनली किसी को आप मिलते हो, जस्ट डोंट टॉक अबाउट दिस। आई मीन कोई मतलब ही नहीं है इस पे बात करने का अभी। जस्ट गो एंड टॉक अबाउट योर बिजनेस, सिंपल। आप दोस्त यार मिल रहे हो, आप कुछ हंसी खुशी बात करो, कुछ मतलब फन करो, कुछ यार गेम करो, लेकिन ये सब के बारे में डिस्कस करना बंद कर दो। व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टाइम पे ट्रेंडिंग क्या है, कौन से बिजनेसेस ट्रेंड कर रहे हैं, या तो फिर आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके ट्रेंड पता है। जैसे जो आंकड़े मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, आप में से कितने लोगों को आंकड़े पता था? अगर आपने ये आंकड़े शायद तक ये सेमिनार्स के 1 महीने पहले देख लिए होते कि यार इतने करोड़ का घी तो बिक रहा है ऑलरेडी यार, तो हो सकता है आप घी बेच देते यार कितने करोड़ों।
सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप व्हाट यू फोकस दैट ग्रोस. You are focusing on corona, it will grow. You are focusing on your business, it will grow. So whatever you are focusing, it will grow. So start focusing on updates of your business. Start talking about your industry and start talking to your ecosystem. जैसे वासुकी ने क्या किया कि अभी सारे सुपर स्टॉकिस्ट को इकट्ठा करके बात करना चालू किया, ऐसा सेशन किया, आप लोगों को 2 चीज जानने को मिली, आप कुछ सोचोगे इसके बारे में. इसी तरह आप जो एरिया में बैठे हुए हैं अभी, वो एरिया में जाकर के आपकी जो इकोसिस्टम है, आपके कस्टमर, आपके बायर, आपके डीलर्स, बात करना चालू करो. क्या चल रहा है मार्केट में, क्या बिक रहा है मार्केट में, चालू तो करो. एटलीस्ट ये सारे अपडेट से उठो, बाहर आ जाओ. ये कोरोना का जो भी महामारी, मगज से बाहर आ जाओ, दिमाग से बाहर आ जाओ, एंड यू विल बी डूइंग सम अमेजिंग जॉब. अब एज अ बिजनेसमैन आपको क्या करना है, उसकी मैं आपको कुछ पावर टिप्स दे रहा हूं. एक टिप्स को पूरे ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहला, ये टाइम पे आपको करना क्या है. नाउ इवन इफ अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी भी ठंडा है आपके एरिया में, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मार्केट नहीं खुला है, आपको लग रहा है कि अभी भी मैं लॉकडाउन फील कर रहा हूं मेरे एरिया में, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. आप क्या कर सकते हैं. सो अगर लग रहा है कि पहले मैं 8 घंटा काम करता था, अब मैं सिर्फ 4 घंटा काम कर रहा हूं, धंधा हो रहा है, धीरे धीरे चालू हो रहा है, तो बाकी के 4 टाइम में मजा मत करिए 4 घंटे में. ऐसा मत सोचिए कि चलो यार अभी तो मैं कुछ मूवी देख रहा हूं, धंधा खुलेगा तो देखा जाएगा, ऑनलाइन कोई वेब सीरीज देख ली, रमी खेल लिया, कैरम खेल लिया, फैंटेसी क्रिकेट खेल ली, या आईपीएल देख लिया. नो, डोंट डू दैट, डोंट डेयर टू डू दैट. यू आर अ बिजनेसमैन. मुकेश अंबानी भी यही टाइम में 67,000 करोड़ बनाया, ठीक है. अब पहले तो हम लोग अमेजॉन और वो सब स्टोरी का एग्जांपल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब की मैं बात करता था. अब तो अपनी कंट्री का आदमी है जिसकी मैं बात कर सकता हूं. सोचो, तो इस टाइम पे आप अपने अगले 5 साल का प्लानिंग करना चालू करो. आप ये करो कि बॉस ये बाकी के 4 घंटे में मैं क्या करूंगा जिसमें मैं फ्री रहता हूं. तो ये शेयर करो कि बस ये बाकी के 4 घंटे में मैं अपने बिजनेस के 5 साल का प्लानिंग कर लेता हूं. मेरी ऑर्गेनाइजेशन अगर अनऑर्गेनाइज है तो उसको मैं ऑर्गेनाइज करता हूं. जैसे मेरे यहाँ कौन क्या काम करेगा उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है, अटेंडेंस कैसे लेता हूँ उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है, या तो फिर मेरी फैक्ट्री कैसे चलती है उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, स्टॉक मैनेजमेंट का कोई लिखा पढ़ी नहीं है. तो बाकी के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, 3-4 घंटे जो है ना, उसको आप बिजनेस प्लानिंग में लगा दो. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, आप टेक्नोलॉजी को समझना चालू करो. नाउ लेट मी टेल यू, जब हम लोग ये सेशन कर रहे थे, और ऐसा एक सेशन पहली बार हो रहा है यहाँ पे, तो टेक्नोलॉजिकल हिकअप्स आना इट इज क्वाइट नेसेसरी. मतलब ठीक है यार, पहली बार कर रहे हैं, आप सबको अप्रिशिएट करना चाहिए. ये मत सोचिए कि यार पहले 10 मिनट तो ये चल रहा था, वो चल रहा था, वो चालू ही नहीं हुआ. नहीं, एफर्ट तो लिया है ना. टेक्नोलॉजी यहाँ है, कैमरामैन बैठा हुआ है, मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, यहाँ प्रोजेक्टर है, मेरा साउंड जा रहा है, बाहर लाइव कर रहा है आदमी. इट इज नॉट इजी बॉस, लेकिन ट्राई तो किया ना. अभी अगली बार जब करेंगे तो और अच्छे से करेंगे यार, और आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इससे हम लोग सीखे. नाउ आप में से मैं बहुत एकदम मतलब कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने बच्चों की हेल्प ली होगी, बेटा बता दे जरा जियोमिन को लॉगिन कैसे करना है. मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं. तो क्यों हम नहीं कर सकते? दैट इज द प्रॉब्लम. बाहर की जो कंपनी आ रही है ना, हजार करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, क्यों कर रही है पता है? क्योंकि उनके हाथ में टेक्नोलॉजी है. और हमारा इंडियन बिजनेसमैन जो है ना, वही गद्दी पे बैठे सिर्फ नोट गिनना चाहता है, बाकी का काम वो करे. ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं आपको जो बता रहा हूं कि जो बाकी का जो फर्जी टाइम है, जो हम लोग मोबाइल पे बिता देते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और पता नहीं क्या, उसको छोड़ो और उसी टाइम पे आपके धंधे में आपको टेक्नोलॉजी कहां काम में आ सकती है वो सीखना चालू करो. मैं आपको बता दूं, इतने सारे ऑनलाइन टूल्स अब फ्री हो चुके हैं, चार्ज नहीं करते पब्लिक. जैसे अभी ये त्योहारों के टाइम पे पता है व्हाट्सएप हम लोग बेचते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट आएगा नवरात्रि, तो नवरात्रि में लिखा होगा कि भाई वास्तु डेयरी विशेष यू हैप्पी नवरात्रि. आपको पता है 300 रुपए में पूरे साल के टेम्पलेट्स मिलते हैं. 300 रुपए में, सिर्फ 300 रुपए में. हमको पता ही नहीं है तो ऐसा कुछ होता है तो हम कहां से विश करेंगे. सो मैं आपको एक सिर्फ ये उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि बॉस ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो आपको पॉजिटिवली आपके बिजनेस के लिए काम में आ सकती है. ये टाइम है, इस टाइम पे सीख लो. एक और एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ. अगेन मुकेश अंबानी ने रिसेंटली बिग बाजार खरीदा 18,000 करोड़ में.
18,000 करोड़ में उसने पूरा बिग बाजार ग्रुप टेक ओवर कर लिया, उसकी बेटी को दे दिया। ईशा अंबानी सीईओ ऑफ जियो मार्ट, उसकी बेटी चला रही है। सोचो, जियो मार्ट को प्लेटफॉर्म बना के उन्होंने टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजीज को, जैसे गूगल, फेसबुक, और कल की डील केकेआर, नॉट कलकत्ता नाइट राइडर्स, केकेआर इज नॉट दैट, केकेआर इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप, टेक्नोलॉजी ग्रुप, जो नाउ दे आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इनटू रिलायंस रिटेल चेन जियो मार्ट। आप सोचो, जितना 18,000 करोड़ उसने वहां बिग बाजार को दिया होगा ना, उससे तो 3 गुना उसने वो 10-15% स्टेक में कमा लिया। ये टाइम है जब आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे बेच सकते हो, आप कैसे बड़े बन सकते हो। ये टाइम है जब आप टेक्नोलॉजी को सीखो, इंप्लीमेंट करो और उसको आगे बढ़ाओ धंधे को। ये टाइम नहीं है फेसबुक पे कपल चैलेंज कर रहे हैं और सिंगल चैलेंज कर रहे हैं, ये टाइम नहीं है बॉस। ये टाइम है कि जहां पे एक बिजनेसमैन कुछ नया सीख ले और उस सीखी हुई चीज को अपने धंधे में उतार ले। एक चीज भी सीखी होगी ना, एक चीज भी सीखी हुई, आप अपने कस्टमर के सामने बात जब करोगे कॉन्फिडेंटली, तो आपका धंधा बढ़ जाएगा उससे। सेकंड, ये मैंने आपके लिए बात करी, अब मैं आपकी टीम के लिए बात करता हूँ। नाउ जब अगर देखो, सबसे पहले तो अगर मालिक ऑफिस में आकर के बोलेगा धंधा नहीं है, बहुत मंदी चल रही है, तो उसके ऑफिस वाले भी तो यही समझेंगे, ऑफिस वाले भी यही बोलेंगे सर आप ही बोल रहे हैं धंधा नहीं है, तो हमको भी तो ज्यादा काम है नहीं सर, क्या करेंगे। तो ये टाइम पे क्या होता है कि व्हाट यू नीड टू डू इज कि जितना आप सीख रहे हो ना, अपनी टीम को भी उतना सिखाओ ना बॉस। अगर देखो, एक तो सबसे पहला, आज इंडिया वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री है। इंडिया का जो एवरेज एज है वो बिलो 35 है, हमारे कंपैरिजन में कोई नहीं, चाइना 45 पे है। आप सोचो, इंडिया यंगेस्ट क्राउड लेकर के बैठी है, हमारा आज का क्राउड। आपको आपके जो एम्प्लॉइज है ना, मोस्ट एम्प्लॉइज आर यंग, और यंग लोगों को अगर आप कुछ सिखाओगे, कुछ टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व करोगे, कुछ प्रोजेक्ट्स दोगे, इनको बड़ा मजा आता है। गारंटी के साथ में बोलता हूं, आज अगर आप उनको बोलोगे कि भाई घी की इंडस्ट्री की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दे और मुझे बता कि कितना हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग के साथ बता कहां डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वो बना के दिखा देंगे आपको। क्यों? उनको मजा आता है यार, ये टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्वमेंट, दे लव इट। सो ये टाइम है उनका, पेड वैकेशन मत करो। यहाँ क्या होता है कि जब महीना खत्म हुआ, जब पूरा पगार देने को आया ना, तो वो बिजनेसमैन का एक यहाँ दिल जलता है यहाँ पे, अरे यार ये इतना महीना काम, आधा महीना काम करते हैं और पूरा पगार लेके जाते हैं, तो क्यों देते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा काम कराओ, एटलीस्ट उनका स्किल तो बढ़ाओ। आप उनका स्किल बढ़ाओगे, जब धंधा फुल टाइम चालू होगा तो आज जो सीखा होगा उनको कल काम में आने वाला है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि उनके लिए पेड वैकेशन मत करो। द बेस्ट एग्जांपल व्हिच आई कैन गिव यू इज गूगल। मैं आपको बता दूं गूगल क्या करता है। सो गूगल अपने एम्प्लॉइज के पास जो काम कराता है उसमें से 20% काम, मतलब जो टोटल टाइम है उनका, उसमें से 20% टाइम दे कैन डू देयर ओन प्रोजेक्ट्स, मतलब अपना खुद का बना सकते हैं कुछ भी। तो जैसे गूगल कुछ एप्लीकेशन बनाने का टास्क पूरे ऑर्गेनाइजेशन को दिया, उसमें से 20% काम दे कैन मेक देयर ओन एप्लीकेशन। और अभी इस टाइम पे जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, गूगल क्लासरूम इज दैट प्रोडक्ट। मतलब गूगल क्लासरूम गूगल का खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है। गूगल क्लासरूम उसके एम्प्लॉय ने जो पर्सनल काम किया ना 20%, उसका प्रोडक्ट है। गूगल एज एन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 80% काम गूगल का कराती है और 20% खुद का कर, मतलब एम्प्लॉय खुद का काम कर सकते हैं ऑफिस में बैठे हुए। फिर क्या होता है कि जब ईयर एंड पे प्रेजेंटेशन देना होता है तो सब अपने अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं और उनको फिर अवार्ड देते हैं, पैसे देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सो इस टाइम पे अपने एम्प्लॉय का पेड वैकेशन मत करो। ऐसा मत सोचो कि यार 4 घंटे काम है, ठीक है यार, मैं हाँ मानवता रखो, लेकिन साथ में अगर वो 8 घंटा आपको दे रहे हैं तो 8 घंटे को आप यूज कर सकते हो। नाउ अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। आखिरी वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अगर आपके पास पैसा है, अभी आप फंड अच्छा मैनेज कर रहे हैं अभी, तो ये राइट टाइम है जब आप अपने कंपटीशन को बाय कर सकते हैं। नाउ जैसे रिलायंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसको पता है कि बिग बाजार अभी अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाएगा। इतनी बड़ी बड़ी जो बिग बाजार खोल के रखी है पूरे कंट्रीज में, शायद तक वो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसके पास कैश क्रंच है, हो सकता है पैसे की लिक्विडिटी नहीं है। उसको पता है इस टाइम पे अगर मैं उसको राइट अमाउंट दूंगा, कम होगा तो भी वो ले लेगा।
सो ये राइट टाइम है। आपको अगर ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे आजू बाजू में जो मेरे कंपटीटर्स है जाके उसको खरीद लो, वो कम दामों में वो आ जाएगा और कम दाम में आपको उसका पूरा स्टॉक मिल जाएगा, कम दाम में आपको उसके सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। ये राइट टाइम है जब आप अपने कंपटीटर को बाय कर सकते हो और आई मीन शेयर की तरह बाय कर सकते हो कि बॉस मैं आया हूं तेरी दुकान खरीदने के लिए, बता तेरा भाव क्या है। दैट वे यू कैन गो। सो ये राइट टाइम है। मार्केट ठंडा है, जिन लोगों को डिफिकल्टीज है, जिनको धंधों से बाहर निकल जाना है, जाओ खरीद लो उसको, पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसे टाइम में हमेशा ये प्रूव किया हुआ है कि मेरी इनकम कोई एक पर्टिकुलर सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। एटलीस्ट अगर आप एक इंडस्ट्री में भी, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क इंडस्ट्री में है, तो मिल्क इंडस्ट्री में मेरी वेरियस प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट बंद हो गई तो मेरा धंधा ही चौपट हो गया। ध्यान रखना, जैसे अगेन मुकेश अंबानी का एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, या कि कोई भी बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले लो, कभी भी उनकी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। थर्ड, ये बहुत जरूरी है जो मैंने आपको बताया, थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक में जब लिखा हुआ है, इस टाइम पे थोड़ा अप्रोच ह्यूमनिस्टिक रखो, मतलब मानवतावादी बिजनेसमैन बनो। बहुत टफ मत हो जाओ कि भाई नहीं यार मेरे पास ही पैसा नहीं है। तो देखो, अगर आपके पास जितनी सहन शक्ति है उतना अपने कर्मचारियों को, उतने कस्टमर को फ्रीडम दो। क्यों? बिकॉज ऐसे टाइम में जब महामारी चल रही है, जब लोगों के पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, ऐसे टाइम पे अगर आप कुछ वैल्यू ऐड करोगे कस्टमर की लाइफ में, आपको वो जिंदगी भर याद रहेगा कि यार ये आदमी था जिसने मुझे हेल्प करी थी ये महामारी के टाइम पे। तो अपने कर्मचारियों को, अपने कस्टमर्स को, अपने इकोसिस्टम में जितने भी लोग हैं, आप ट्राई करो कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको मदद करें। ह्यूमन अप्रोच ज्यादा रखिए महामारी के टाइम पे। एंड मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूं और ये मेरे दिल के करीब का स्टेटमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आप जितना आपको पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा अगर आप अपनी सर्विस देते हो तो आप बाद में जितना काम करोगे उससे ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब जॉब में था इन द ईयर 2004, तो मेरे को 2800 रुपये सैलरी मिलता था, लेकिन मैं काम 28,000 का करता था। पता नहीं मुझे किसी ने बताया था या मैंने जीवन से ये बात सीखी हुई है कि जितना पगार मिलता है ना उससे 10 गुना काम करने का। और पता नहीं मेरा ये अटैचमेंट है और पता नहीं मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि काम किया वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऊपर वाला ना अपने अकाउंट एक बना के रखा हुआ है, तो मैंने अगर 2800 रुपये में 28,000 का काम दिया है ना, तो भले मुझे आज 2800 मिले, लेकिन जो बाकी के अमाउंट है ना ऊपर वाले के खाते में जमा हो गई। ये मेरा बिलीफ है, पता नहीं कहां से आया है बिलीफ, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ। तो आप मेरे से 5,000 रुपए का कुछ माल खरीदोगे ना और मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा सर्विस में, तो 45,000 आपका व्यर्थ नहीं गया। ये 45,000 विद कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आज नहीं तो कल कभी ना कभी मिलेगा। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। आप जितना पैसा लेते हो ना उससे 10 गुना सर्विस लो, बाद में पता है क्या होगा, आप जितनी सर्विस देते हो ना उससे 10 गुना पैसा आपको मिलेगा। सो ये रूल हमेशा याद रखना, गिव मोर इट शैल बी कंपाउंड। लास्ट के 2 पॉइंट, आपकी पर्सनल एक्सपेंस और आपके बिजनेस के एक्सपेंस को अलग रखें। क्यों बता रहा हूं मैं? और लास्ट का जो पॉइंट है, इमरजेंसी फंड हमेशा रखें। पर्सनल इमरजेंसी फंड और प्रोफेशनल इमरजेंसी फंड, ये दोनों में फर्क है। देखो ये सेशन, मतलब ये जो बातें हैं ना इमरजेंसी फंड वाली, ये मैं पिछले 8 साल से जब से बिजनेस ट्रेनिंग कर रहा हूं ना तब से बता रहा हूं लोगों को कि जिंदगी में इमरजेंसी फंड होना चाहिए हमेशा। कोरोना टाइम में ये प्रूव कर दिया कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। पर्सनली कैसे? आज मेरा धंधा बंद हो गया, जीरो अगर मैं हो गया, तो मेरे पास एटलीस्ट 3 महीने के इमरजेंसी फंड के पैसे होने चाहिए। ये पर्सनल इमरजेंसी फंड हो गया। और आज अगर मेरा सेल्स बंद हो गया, अगर धंधे में इनकमिंग बंद हो गई, तो भी अगले 3 महीने तक मेरे कर्मचारियों को पैसा मैं दे पाऊं, ये प्रोफेशनल इमरजेंसी फंड हो गया। अपनी पर्सनल इमरजेंसी फंड और अपनी प्रोफेशनल इमरजेंसी फंड को अलग रखें। ये हमेशा ध्यान रखिए कि लाइफ में इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, पर्सनल और प्रोफेशनल। सो इतने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। एक तो महामारी का टाइम है, लोग बेचने के लिए बैठे हुए, खरीद लो कंपटीटर्स को, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखो, कस्टमर के जीवन में वैल्यू ऐड करो, जितना लेते हो उससे 10 गुना आप सर्विस दो, और पर्सनल और प्रोफेशनल
जो आपके इमरजेंसी फंड है उनको रखो और अलग रखो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर अभी आपके जो सवाल है, आपको अगर कोई भी पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ के अगर क्वेश्चंस है तो हम लोग क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि मैंने जितनी बात आपको आज बताई वो आपके जीवन में और आपके बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं काम में आए। आपको अगर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, बट एनीवेज वासु के साथ आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं और आगे फ्यूचर में कभी भी बात करनी हो, आई एम ऑलवेज ओपन। सो इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन बताएं, मैं वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, वी कैन टेक अ क्वेश्चंस नाउ। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस वंडरफुल कॉन्फ्रेंस। ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हम लोग करते रहेंगे आगे जाके भी, और ये जो भी हमने आज सेशन लिया उसका एक रिकॉर्डेड वर्जन YouTube पे बहुत ही जल्दी आपको अवेलेबल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू।